एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। आपने पिछले अध्याय में यानी अपनी पिछली वीडियो में हमने प्राचीन दिल्ली और उसके समीप स्थल में दिल्ली के स्रोत देखे। हमने अध्ययन के स्रोत जिसमें पुरातात्विक और साहित्य देखा। हमने पिछली वीडियो में इंद्रप्रस्थ के अध्ययन के जो स्रोत मिले हैं पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन किया। अब ये नेक्स्ट वीडियो यानी अगला लेक्चर है ये इंद्रप्रस्थ के बाद जो अशोक के शिलालेख महरौली, लोहस्तंभ और लाल कोट, इन 3 क्वेश्चनों पे चर्चा की जाएगी। इसमें अशोक के शिलालेख ये शॉर्ट नोट्स में आता है। अशोक के शिलालेख दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं। एक शिलालेख दक्षिण दिल्ली के बहादुर में अपने मूल स्थान पर पाया गया था। 2 अन्य अशोक स्तंभों जो दिल्ली मेरठ स्तंभ और दिल्ली टोपरा स्तंभ पर प्रदर्शित होने वाले शिलालेख फिरोज शाह तुगलक के शासन के क्रमश उत्तर प्रदेश के मेरठ और हरियाणा के अंबाला से दिल्ली ले गए थे। दिल्ली में जो टोपरा स्तंभ आया उसे मूल रूप से टॉपर में खड़ा था। इसमें 7 उत्कीर्णित थे, मतलब 7 शिलालेख उत्कीर्ण थे। ठीक है, उत्कीर्ण थे 7। फिर तीसरे में आप लिखेंगे दिल्ली मेरठ स्तंभ उत्तर प्रदेश में जो आया, मेरठ से फिरोज शाह द्वारा जो दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था। और चौबुर्जी मस्जिद और हिंदू राव अस्पताल के बीच दिल्ली के उत्तरी रिज में एक स्थान पर खड़ा किया गया था। ये दिल्ली मेरठ स्तंभ में 6 उत्कीर्ण थे। इसमें 6 उत्कीर्ण से लिखे गए थे। ये सभी शिलालेख एक सामान्य विषय धर्म से संबंधित थे, वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित थे सारे। ठीक है, उस पर लिखा हुआ आदेश बौद्ध धर्म जीवन शैली के महत्व पर जोर देता है। यानी जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म अपनाते हैं, ठीक है, अपने जीवन में। और उन्होंने उस देश में ये शिलालेख लिखवाए थे जो बौद्ध धर्म के जीवन शैली का महत्व दे रहा होता है, कुछ नहीं करता है। यानी बौद्ध धर्म के अलावा ये और कुछ नहीं बताता है। इसमें एक कोटेशन लिखी गई है, मुझे बौद्ध आम आदमी बने 2.5 साल बीत चुके हैं। ये अशोक लिखवाते हैं अपनी उसमें, ठीक है ना, शिलालेखों में, कि मुझे बौद्ध आम आदमी बने 2.5 साल बीत चुके हैं। प्रारंभ में मैं थोड़ा प्रयास किया, लेकिन पिछले 1 साल में मैं बौद्ध अवस्था के करीब आ गया हूँ। जोश के साथ खुद परिश्रम किया है मैंने और दूसरों को देवताओं के साथ घुलने मिलने के लिए प्रेरित किया है। यह उद्देश्य शक्तिशाली के लिए विशिष्ट नहीं है। दिन मनुष्य जो परिश्रम करता है वह विश्व मन को प्राप्त हो सकता है। 5वें पॉइंट में आप लिखेंगे, इस घोषणा का उद्देश्य से विनम्र और महान वेदनों की ही उत्तीर्ण परिश्रम करने के लिए और राज्य की सीमाओं से परे रहने वाले को सूचित करने के लिए प्रेरित करता है। ये प्रयास हमेशा के लिए जारी रखने के लिए कहा गया है, जिसके यहाँ आदेश जनता के बीच फैल जाए। यानी ये शिलालेख इसलिए लगाए थे ताकि लोगों को विनम्र और महान सबके बारे में उत्कीर्ण हो, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दे और सभी को सूचना हमेशा मिले, और ये आदेश के रूप में जारी कर दिया गया था। ठीक है, शॉर्ट नोट्स लिखते समय आप इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष नहीं लिखते हैं, सीधा शॉर्ट नोट्स के बारे में लिख देते हैं जो उसने पूछा है। अब आता है लाल कोट, ये फुल लेंथ है। आप सोचोगे निष्कर्ष और फुल क्वेश्चन है, ये लाल कोट के बारे में पूछता है। आप पहला लेक्चर देखेंगे जब पढ़ेंगे मेरा, तो उसमें आपको निष्कर्ष दिल्ली के बारे में, लाल कोट के बारे में आराम से लिख लोगे निष्कर्ष और परिचय भी। इसलिए मैं मेन पॉइंट पे आ जाता हूँ सीधा। लाल कोट के बारे में क्वेश्चन पूछता है, कुछ भी अगर लाल कोट शब्द आता है, आपको क्वेश्चन पूछा है तो आप ये आंसर लिखें। एक ऐतिहासिक शहर के रूप में दिल्ली को प्रारंभिक मध्य युगीय माना जा रहा है। जब तोमर वंश के एक राजपूत राजा अंगपाल ने वर्तमान सूरत कुंड के कुछ क्षेत्र में एक शहर की स्थापना की थी, तोमरों ने बाद में अपनी राजधानी को 10 किलोमीटर क्या किया, पश्चिम में स्थानांतरण कर दिया, जहां अंगपाल ने 1660 ईसा में लाल को गढ़ा बनाया। यह उसी जगह के आसपास था जहां कुतुब मस्जिद है आज,
कुतुब मस्जिद दिल्ली की है जहाँ, वहाँ पे है ये, ठीक है, लाल कोट। दिल्ली का संबंध दिल्ली का संबंध दिल्ली से कहा जाता है। हालांकि इस अवधि में ढिल्ली या किसी अन्य नाम से भी जाने जाते हैं, यानी दिल्ली को पहले दिल्ली से नहीं ढिल्ली से जानते थे। उससे पहले ढिल्लिका का सबसे पहले अभिलिखित संदर्भ जिसमें दिल्ली का नाम पड़ा विक्रम सामंत संवत 1226 में इन्होंने क्या किया, चाहमान सोमेश्वर द्वारा जारी जिला उद्भव, यानी जो राजस्थान में है उदयपुर, उसमें जिला उदयपुर में राजस्थान में है, बिजोलिया रॉक शिलालेख में पाए गए, यानी जो बिजोलिया रॉक शिलालेख है जो राजस्थान के उदयपुर में जिले में है, वो चामरा सोमवार द्वारा जारी किया था। इसमें चाहमान शासक विग्रह राज चतुर्थ, यानी जो शासन थे विग्रह राज थे, चतुर्थ थे, मतलब चौथे राजा थे, ढिल्लिका पर कब्जा करने का उल्लेख है। यानी उस पे ढिल्लिका, दिल्ली को पहले ढिल्लिका कहा जाता था, दिल्लिका, ढिल्लिका, लिल्लिका, ठीक है, बहुत सारे नामों से जानते थे इसे, ठीक है, कैसे कैसे नाम से दिल्ली नाम पे आया, ठीक है, ढिल्लिका से जानते थे। उसके बाद इसमें इस शिलालेख में क्या हुआ, चाहमान शासक विग्रह जो फोर्थ थे, उन्होंने ढिल्लिका पर कब्जा करने का उल्लेख मिलता है, उस कब्जा करने का उल्लेख उस शिलालेख में मिलता है। इससे पता चला कि जो तोमर की जो राजधानी थी का उसका मूल रूप से क्या था, ढिल्लिका था, जो धीरे धीरे ढिल्ली बन गया था। देख रहे हो दिल्ली का नाम कैसे पड़ रहा है, जो तोमर की राजधानी था उसका मूल रूप से क्या वो था, ढिल्लिका था, जो धीरे धीरे ढिल्ली बन गया। पुरानी दिल्ली का सबसे पुराना शहर जिसके निशान आज भी मौजूद है, राय पिथौरा शहर से लुप्त है। अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज जो फोर्थ यानी चतुर्थ, अजमेर का जो शासक था उसको चौहान जो शासक विग्रहराज चतुर्थ था, उसने क्या किया, तोमरों की ढिल्लिका पर कब्जा कर लिया। अब जब तोमरों की ढिल्लिका पर कब्जा कर लिया, उनके पोते पृथ्वीराज प्रसिद्ध राय पित्रोदा ने लाल कोट का प्राचीर का विस्तार किया। किन्होंने किया, पृथ्वीराज, यानी पृथ्वीराज चौहान के वंश पृथ्वीराज प्रसिद्ध राय पिथौरा ने लाल कोट का परिचार विस्तार किया, जिसे फारसी स्रोतों में किला ए पित्रोदा के नाम से जाना जाता है इसे। किला और पित्रोदा कुतुब मस्जिद के चारों ओर उनके शहर की दीवारों का पता लगाया जा सकता है। यानी जो कुतुब मस्जिद है उसके जो चारों तरफ जो दीवारें हैं वो किसकी दीवारें, वो लाल कोटा की दीवारें हैं, जो उसके स्रोत मिले हैं जो किला ए पित्रोदा के नाम से रख दिया गया था, ठीक है। दीवारों का पता लगाया जा सकता है। इस किले पर 1952 में कुतुबुद्दीन ऐबक का कब्जा था, यही पर मध्यकालीन दिल्ली की नींव रखी गई। यानी देख लो कुतुबुद्दीन ऐबक का कब्जा होने के बाद वहां पर मध्यकालीन दिल्ली की नींव रखी गई। फिर 7वें पॉइंट में आप लिखेंगे ये को नहीं कोटा है, और किला राय पित्रोदा के अवशेष दिल्ली के अतीत के गौरव की गवाही देते हैं। वहेर स्टोर स्पीक एक विद्वान है जिन्होंने हिस्टोरिकल ट्रेल्स इन मैरहोली के एक लेखक राणा सफारी के अनुसार कहते हैं, अगर दिल्ली में एक जगह है जो एक ही बार में 1000 साल के इतिहास का अनुभव कराने का भावना देती है तो वो लाल कोटा है। यानी जो दिल्ली में अगर कोई ऐसी जगह है जिसमें 1000 साल के इतिहास का अनुभव करवा दे, कोई ऐसी जगह है तो वो सिर्फ लाल कोटा होगी और कोई नहीं। उनके अनुसार उन्होंने कहा कि लाल कोटा जो है दिल्ली का मूल लाल किला था, यानी जो दिल्ली का मूल लाल किला उसे लाल कोटा कहा जाता था, क्योंकि वो देखो आप दिल्ली का लाल किला लाल ही है पूरी तरह कलर में, ठीक। जिसे आज हम लाल किला कहते हैं उसे किला ए मुबारक कहा जाता था प्राचीन काल में, ठीक है। जिसे हम आज लाल किला कह देते हैं, उसे पहले हम किला ए मुबारक कहा जाता था।
फिर 8वें पॉइंट में लिखेंगे लाल कोटा शाब्दिक रूप से लाल किला 11वीं शताब्दी के मध्य में जो तोमर शासक अगनपाल थे द्वितीय द्वारा निर्मित चार दीवारी या सैन्य चौकी था ये, यानी ये जो लाल किला है वो जो तोमर के शासक अंगपाल द्वितीय थे उनके द्वारा जो वो निर्मित किया गया जो चारवारी या सैन्य चौकी थी, एक तरह से सैन्य चौकी थी जहाँ सेना रहती थी। लाल कोट में 1957 से 1961 के बीच और बाद में 1951 और 1965 के बीच खुदाई वहाँ शुरू हुई, यानी पुरातात्विक जो आए उन्होंने देखा, पुरातात्विक सर्वेक्षण किया और लाल कोटा की खोज की। पुरातत्व वी आर मणिक, ठीक है, 9वें पॉइंट में पुरातत्ववेदा वी आर मणिक के निर्देश में हुए बाद के उत्खनन में मिट्टी के बर्तनों में मूर्तियां, तांबे के सिक्कों, टेराकोटा, अर्ध कीमती पत्थरों आदि से बने मूर्तियों की माला सहित कई पुरानी वस्तुएं प्राप्त हुई थी उसमें। उसके बाद 10वें पॉइंट में आप लिखेंगे पृथ्वीराज चौहान ने तुर्कों के खिलाफ रक्षा के रूप में लाल कोटा को बढ़ाया और मजबूत किया, यानी पृथ्वीराज चौहान थे जिन्होंने तुर्कों के खिलाफ जो रक्षा के लिए जो लाल कोटा को बढ़ावा और मजबूत किया। और जब ये शहर किला राय पित्रोदा के नाम से जाना जाने लगा तो किला राय पित्रोदा का जो शाब्दिक अर्थ था वो राय पित्रोदा का किला, यानी राय पित्रोदा का किला। इस शब्द का प्रयोग पहली बार 16वीं शताब्दी में इतिहासकार जो अब्दुल फजल हैं जिनकी किताब है आईने ए अकबरी में किया गया है, आईने ए अकबरी में किया गया इस शब्द का प्रयोग, जो दिल्ली को चाहमाना राजधानी के रूप में प्रस्तुत किया करता है। उसके बाद 11वें पॉइंट में लिखेंगे किला राय पित्रोदा ने एक शहर के रूप में सेवा की जबकि लाल कोट गढ़ बन के रहा, यानी जो लाल किला है यानी किला राय पित्रोदा जो है ने उस शहर के रूप में सेवा की, जबकि जो लाल कोटा वो गढ़ के मतलब एक मजबूत गढ़ के रूप में बना रहा। इतिहासकार उपेंद्र सिंह का विचार है कि किला राय पित्रोदा लाल कोटा से बहुत बड़ा है, यानी किला राय पित्रोदा लाल कोटा से बहुत बड़ा है। उसके अनुसार दीवार 5 से 6 फीट मोटी होगी, स्थान पर 18 फीट ऊंची, कई फाटकों से बंधी फाटकों यानी दरवाजों से बंधी थी। 1956 में से 1958 में किए गए खुदाई से अच्छी तरह से बिछाई गई संरचनाओं का पता चला जिसमें एक भट्टी और घरों के फर्श शामिल थे। ये आपका लाल कोटा में आंसर हो गया, ठीक है। और उसके बाद मेहरौली लोह स्तंभ में 4वीं शताब्दी, ये मेहरौली आप कभी कुतुब मीनार गए हैं तो आपने वहाँ देखा होगा दिल्ली का जो कुतुब मीनार है वहाँ एक लोहा खड़ा है, मेहरौली लोहा स्तंभ जो 4वीं शताब्दी में उसे रखा गया था वहाँ पे, ठीक है। कभी कुतुब मीनार जाओगे तो वहाँ देखोगे एक लोहा है गोल सर्कल में एक लंबा सा, ठीक, वहाँ पे उसकी बात की गई क्योंकि इस अध्याय में आप पूरी दिल्ली को जानेंगे। अब उसके लोहे की बात करते हैं, मेहरौली लोह स्तंभ, फुल क्वेश्चन आता है इस पे, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन आप लिखोगे और निष्कर्ष उसके बाद ये आंसर यहाँ से लिखना शुरू, ठीक। दिल्ली का लोह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है, यानी एक लोहे का बहुत बड़ा स्तंभ है। यह अपने आप में प्राचीन भारतीय धातुकर्म की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा यानी क्योंकि इस पे कभी जंग नहीं लगी और कभी ये खराब नहीं हो रहा और खड़े के खड़े रह रहा है एकदम मजबूती से। ये कथित रूप से राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से निर्माण कराया गया, मतलब कथित यानी कथा और कहानियों से हमें ये पता चलता है कि जो राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उनसे ये निर्माण कराया गया। किंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पहले का निर्माण किया, मतलब कुछ ऐसे सिद्धांतकार रहे हैं जो ये मानते हैं कि इस लोहे का जो निर्माण है वो पहले कराया गया है। फिर है मेहरौली लोह स्तंभ, पहला पॉइंट है मेहरौली लोह स्तंभ कुतुब परिसर में है, यानी कुतुब मीनार के परिसर में है, कुतुब परिसर जिसे कहते हैं, और 23 फीट 8 इंच ऊंचा है, 23 फीट 8 इंच ऊंचा है। मेहरौली स्तंभ का व्यास आधार जो व्यास है उसका वो 40 सेंटीमीटर है। फिर सिर्फ सिर पर
30 सेंटीमीटर है। स्तंभ के शीर्ष पर एक उल्टा कमल है, यानी जो सबसे टॉप पे आप लोहे को उसमें देखोगे, ठीक, एक लोहा देखोगे सबसे टॉप पे, वहां पे एक उल्टा कमल है जिसके ऊपर गरुड़ यानी गरुड़ विष्णु के जो वाहन है किसी अन्य वैष्णव जाति को सजाया गया था। इसमें इसका शीर्ष पे ऐसा कहा माना जाता है कि उसे ऊपर गरुड़ या किसी अन्य वैष्णव, या जो गरुड़ कौन होते हैं, जो विष्णु के वाहन हैं उनके या किसी अन्य वैष्णव जाति को सजाया गया था। इस इस स्तंभ पर कई शिलालेख हैं, यानी आप देखोगे स्तंभ के तो कई शिलालेख लिखे हुए हैं उस लोहे पे, और आज तक के लिखे हुए दिखाई देते हैं उस पे, जिसमें से प्रत्येक में अलग अलग राजाओं का जिक्र है। लोहे के स्तंभ के पश्चिमी मुख पर पाया गया उसे लंबा शिलालेख चंद्र नामक एक राजा की बात कहता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें मूल रूप से विष्णुपद पहाड़ी पर स्तंभ खड़ा किया था। इस राजा की पहचान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। यानी कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये जो लोहा है ना, वो मुख्य रूप से सबसे लंबा शिखर शिलालेख चंद्र नामक एक किसी राजा ने उसे बनवाया, और वो क्या हुआ, विष्णुपद पहाड़ी थी उसके स्तंभ पे खड़ा किया था। और इस राजा का जो पहचान है वो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। तीसरा पॉइंट, ठीक, तीसरा पॉइंट है शिलालेख जिसका एक अनुवाद उत्तरी उपनिवेश की दीवार पर है, यानी जो उत्तरी उपनिवेश दीवार है उस पे एक शिलालेख है। ये स्पष्ट है कि स्तंभ दिल्ली तोमर के संरक्षण में नहीं बनाया गया, यानी जो दिल्ली में से तोमर शासक था उसके संरक्षण में नहीं बनाया गया है। इस क्षमता की कलाकृति का क्या होगा कि प्रमुख जो शक्ति केंद्र में ही बनाई जा सकती है थी, और हम आपस में ही किसी भी क्षेत्र के बारे में नहीं जानते। यानी यहाँ पे जो तोमर शासक थे उस वहाँ पे नहीं बनाया गया, वो पहले से कहीं और बनाया गया था। ठीक, इस तरह की भारी चीज को स्थानांतरित करने की कठिनाइयां को ले देखते हुए यह कि अनुमान लगाया जाता है कि विष्णु पद संभावित पास ही में था, इसलिए यहाँ संभव है कि स्तंभ को कुछ दूरी से स्थानांतरित किया गया होगा। यानी कुछ विचारकों का मानना है कि ये जो लौह स्तंभ है जो इन्होंने विष्णु पद संभावित पास में, मतलब ये था बनाया हुआ, पास में बनाया हुआ गया है, क्योंकि इतना बड़ा लोहे का स्तंभ इतना वजन वाला कोई भी व्यक्ति अकेले या समूह के रूप में नहीं ला सकता था उस समय के उसमें, इसलिए ये बता रहे हैं कि ये पास में ही कहीं बनाया गया और उसके बाद यहाँ लाके लगाया गया। पांचवा पॉइंट है, यह एक पूर्व शासक के डोमेन या एक महत्वपूर्ण राजनीतिक धार्मिक प्रतीक हो सकता है। यानी कुछ विचारकों का मानना है कि ये स्तंभ है जो खड़ा हुआ है लोहे का, वो किसी राजा की राजनीति का या धार्मिक का प्रतीक हो सकता है, जिसे तोमर ने अपने अधिकार को मजबूत करने के लिए कब्जा कर लिया हो, उस चीज पे कब्जा कर लिया हो। तोमरों ने निश्चित रूप से इस एक महत्वपूर्ण कलाकृति के रूप में देखा, जैसा कि तुर्कों ने, जिन्होंने अपनी मस्जिद के प्रांगण के बीच में रखा था इसे। छठा पॉइंट में आप लिखेंगे, जो लोहे को शुद्ध करने और इसे डालने के लिए आवश्यक शिल्प कौशल का विकास 19वीं शताब्दी से पहले निश्चित में नहीं माना जाता। इसके विपरीत ये स्थापित किया गया कि मेहरौली लोह स्तंभ असामान्य रूप से शुद्ध लोहे से बना हुआ है, यानी वो शुद्ध लोहा इस्तेमाल हुआ है उसको बनाने में, इसीलिए जब उसमें मिलावट नहीं है तो जंग लगेगा नहीं, और एकदम शुद्ध लोहा, शुद्ध चीज लंबी चलती है। ठीक, तो उसके बारे में कहा है कुछ विचारकों ने छठे पॉइंट में ही, जो लोह को शुद्ध करने और उसे ढालने के लिए आवश्यक शिल्प जो कौशल का विकास है वो 19वीं शताब्दी से पहले पश्चिम में नहीं माना जाता है। यानी जो पश्चिम है 19वीं शताब्दी में जो पश्चिम इलाका था उसमें लोहा उत्पादन या ढालने की कला थी ही नहीं। इसके विपरीत ये स्थापित किया गया कि मेहरौली लोह स्तंभ असामान्य रूप से शुद्ध लोहे से बना है। सातवें पॉइंट में, अधिक वर्षों से ये खुले आसमान के नीचे सदियों से सभी मौसम में विचल खड़ा है,
इतने वर्षों में आज तक इसमें जंग नहीं लगी। क्यों? क्योंकि ये बात दुनिया के लिए आश्चर्य विषय है। लोह स्तंभ को बनाते समय पिघले हुए कच्चे लोहे में फास्फोरस को मिलाया गया होगा, इसलिए इसमें जंग नहीं लगी। कुछ विचारक ये मानते हैं, 8वां पॉइंट, कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में लगा ये लोह स्तंभ है जो 6 टन का है, यानी इसकी वजन की बात करते हैं तो ये 6 टन का है और ये 7.21 मीटर ऊंचा और 41 मीटर व्यास वाला है। माना जाता है कि 1500 से 1600 साल पुराना है और इसे सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्थापित किया था। ऐसा मानते हैं कि ये 16 टन का है, 7.21 मीटर ऊंचा है, 41 सेंटीमीटर का व्यास है इसका और 15 से 16 साल पुराना है। इसे जो सम्राट चंद्रगुप्त जो द्वितीय है यानी सेकंड सम्राट था ने स्थापित कराया था। 9वें पॉइंट में आप लिखेंगे, इस स्तंभ महान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य द्वितीय ने अपने शंखों पर विजय के उपलक्ष्य में स्थापित किया था। यानी कुछ विचारक मानते हैं कि ये जो स्तंभ है ये महान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य जो द्वितीय थे उन्होंने अपनी शंखों पर विजय के उपलब्ध में, ये मतलब विजय किसी पाई है तो उसकी उपलब्धता में स्थापित कराया था। इस लोह स्तंभ में आज 1500 वर्ष बीत जाने के बाद भी जंग नहीं लगी है। ये लोह स्तंभ गुप्त काल में हुए वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रगति का घोतक हो सकता है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एजुकेशन एकलव्य में आपका फिर से स्वागत करेंगे सेकंड चैप्टर में।